शेड्यूल 1 सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। तो शेड्यूल 1 में क्या है, कुछ ट्रांजैक्शंस या एक्टिविटीज़ बताई गई हैं कि ये एक्टिविटीज़ सप्लाई मानी जाएंगी चाहे इसमें कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, बिजनेस होना ज़रूरी है, मूवमेंट होना ज़रूरी है। तो 3 कंडीशन में से एक कंडीशन नहीं है, मतलब कंसिडरेशन नहीं है, तो भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। तो शेड्यूल 1 में जो एक्टिविटीज़ है जिनको सप्लाई माना गया विदाउट कंसिडरेशन, उनमें 4 आइटम्स गिवन है। नंबर 1 इज परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। नंबर 2 सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स। नंबर 3 सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। एंड नंबर 4 इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। तो इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इनको सप्लाई माना गया है? क्योंकि जब आप अपने बिजनेस एसेट्स, मतलब यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स या कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं, आपने मशीन खरीदी और मशीन खरीदकर आपने उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट जरूर लिया होगा। अब उसमें आपकी ड्यूटी है कि आपको कम से कम 5 साल तक कैपिटल गुड्स मशीनरी अपने पास रखनी है, उसके बाद ही आप उसको बेच सकते हो। लेकिन अगर आप 5 साल से पहले करोगे तो आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया था उस पर, वो आपको रिवर्स करना होगा या फिर आपको पे करना होगा। तो उसके लिए ये रूल है 5% पर क्वार्टर का। अगर 3 महीने बीत जाते हैं तो 5% आप इनपुट आपने यूज कर लिया, आप क्लेम कर सकते हैं। तो 1 साल में ये बनता है 20%, तो 5 साल में जाके कंप्लीट होता है 100%। तो सपोज करो आपने कोई मशीन खरीदी और उस पर 1 लाख रुपए की और 18,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया, जो आपने सेल पर एडजस्ट कर लिया। अब वो आईटीसी तो आपका 0 हो गया, लेकिन वो मशीन आप 3 साल बाद बेच देते हो, तो 3 साल का मतलब आपके 20% से देखा जाए तो 60% आप अवेल कर सकते हो, तो 40% आपको रिवर्स करना होगा। तो 18,000 का 40% हो गया 7200। या तो आपका आईटीसी क्रेडिट बचाओ, वो आप रिवर्स करोगे, या आपको वो कैश में पे करना होगा। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है। इसलिए आपने चाहे अपने बिजनेस एसेट्स विदाउट कंसिडरेशन भी दे दिए, किसी को गिफ्ट दे दिए, तो आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा। इसलिए इस ट्रांजैक्शन को इन्होंने जीएसटी की सप्लाई माना है। बात समझ में आई क्या कह रहे हैं? सो एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स made by an entity on permanent basis qualifies as supply even though it is without consideration. However, it is important to note that this provision would apply only if input tax credit has been availed on such assets. तो अगर आपने उनके ऊपर आईटीसी अवेल नहीं किया तो फिर वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी, मतलब फिर गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू का नुकसान नहीं है। Is this clear to you? Second is supply between related persons or distinct persons. Related persons का मतलब जिनकी आपस में कोई बिजनेस का रिश्ता है, और डिस्टिंक्ट पर्सन्स आपको बताया ही था मैंने। तो अगर सप्लाई होती है रिलेटेड पर्सन्स के बीच में या डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में विदाउट कंसिडरेशन, तो उस ट्रांजैक्शन को भी सप्लाई माना जाएगा। तो पहले रिलेटेड पर्सन्स को समझ लेते हैं। Explanation to section 15 of CGST Act defines persons shall be deemed to be related parties if। तो इसमें 7 तरह की सिचुएशंस बताई हैं। अगर एक भी सिचुएशन होती है तो उसमें हम मानेंगे वो दोनों पार्टीज आपस में क्या है, रिलेटेड पार्टीज हैं। तो आपस में वो कोई भी ट्रांजेक्शन करेगी तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। कौन है वो 2 रिलेटेड पार्टीज? नंबर 1, such persons are officers or directors of one another business, और such persons are legally recognized partners in business। तो अगर 2 पार्टनर्स हैं तो वो रिलेटेड पार्टीज हैं। such persons are employer and employee, अगर ये रिश्ता है और कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसको भी सप्लाई मानेंगे।
any person directly or indirectly owns, controls or holds 25% or more of the outstanding voting stock or shares of both of them. तो अगर कोई पर्सन 25% से ज़्यादा किसी भी कंपनी के शेयर्स होल्ड करता है तो वो कंपनी और वो पर्सन दोनों के दोनों शेयर होल्डर और कंपनी रिलेटेड पार्टीज मानी जाएंगी. या फिर वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, या फिर दोनों ही. तो फिफ्थ क्लॉज में यह है कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कंट्रोल करता है. कंट्रोल कैसे करता है? जब आपके पास मेजॉरिटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स, या किसी और तरीके से. सिक्स क्लॉज में है बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन. तो दो कंपनियों को एक तीसरा बंदा कंट्रोल करता है, दोनों कंपनियों को. तो वो दोनों कंपनियां भी आपस में क्या मानी जाएंगी? रिलेटेड पार्टीज मानी जाएंगी, क्योंकि फिर वो पर्सन उनमें ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं ना अपनी मर्जी से, कैसी भी ट्रांजेक्शन करवा सकता है. और सेवंथ है टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, या वो दोनों मिलकर एक थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं. और दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, या वो सेम फैमिली के मेंबर्स हैं. तो इन सब सिचुएशंस में इनको रिलेटेड पार्टीज माना जाएगा. तो आपस में वो कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, चाहे उसमें पैसा इन्वॉल्व है, कंसिडरेशन है या नहीं है, उसको सप्लाई माना जाएगा. तो यहाँ पर हम शेड्यूल 1 में बात करें कि इनको विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा. डिस्टिंक्ट पर्सन्स आपको बताया था पहले कि अगर एक आदमी है, एक पर्सन है या एक कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन जीएसटी में हो रहा है एक से ज़्यादा स्टेट के अंदर, एक से ज़्यादा स्टेट में जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उन सब रजिस्टर्ड एंटिटीज अलग अलग एंटिटीज मानी जाएंगी. बेशक वो चाहे ब्रांच ही हो एक पर्सन की, लेकिन अगर वो ब्रांचेस भी आपस में कोई ट्रांजेक्शन करेंगी तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा. समझ में आ गई बात आपको? तो इसमें लिखा है सेक्शन 25 सब सेक्शन 5 of CGST Act, where a person who has obtained or is required to obtain registration in a state or union territory in respect of an establishment has an establishment in another state or union territory, then such establishments shall be treated as establishments of distinct persons for the purpose of this act. तो इसका फायदा भी है, नुकसान भी है. फायदा ये है कि अगर एक में नॉन कंप्लायंस हो रही है तो उसकी वजह से दूसरी एस्टेब्लिशमेंट को पेनल्टी नहीं फेस करनी होगी. और नुकसान ये है कि आपस में ट्रांजैक्शन होगी तो उनको जीएसटी पे करना होगा. अब इस केस में चाहे आपकी एस्टेब्लिशमेंट एक इंडिया में हो और एक इंडिया से बाहर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. या एक स्टेट में हो, एक यूनियन टेरिटरी में हो, या फिर एक ही स्टेट के अंदर आपके अलग अलग सिटीज में हो, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. अब इसी में आगे थोड़ा और एक्सप्लेन किया. सप्लाई बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और उसके बाद शेड्यूल 3 में हम आगे देखेंगे जो एम्प्लॉयर सर्विस प्रोवाइड करता है उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है. लेकिन उसके अलावा एम्प्लॉय को कुछ भी देगा जो उसकी आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है, कि सपोज करिए उसे वो गिफ्ट देता है, तो उस गिफ्ट के ऊपर आपकी जीएसटी एप्लीकेबल. लेकिन गिफ्ट में इन्होंने एक छूट दी है. एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को 1 साल के अंदर 50,000 रुपये तक की गिफ्ट देता है तो उसको फिर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे. लेकिन 50,000 से ज़्यादा वैल्यू की देता है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा. पर मुझे दिखा भी देना एक एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को 50,000 तक की गिफ्ट देता हो. मैंने तो आज तक देखा नहीं. देन थर्ड इज स्टॉक ट्रांसफर्स और ब्रांच ट्रांसफर्स. अगर एक ब्रांच या हेड ऑफिस दूसरी ब्रांच या हेड ऑफिस को गुड्स ट्रांसफर करता है, सप्लाई करता है, तो नेचुरल है वो विदाउट कंसिडरेशन होता है. अकाउंटिंग में तो ब्रांच ट्रांसफर्स होती है, उनकी एंट्रीज भी नहीं होती अकाउंट्स में, तो अंडरस्टूड. लेकिन उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा.
फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट मालूम है कौन होते हैं? यस, एजेंट कौन होता है? जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स को सप्लाई करता है या बेचता है। अब सपोज करिए आपकी फैक्ट्री है पंजाब में और आपका कहीं और रजिस्ट्रेशन नहीं है और आपके गुड्स ऑल ओवर इंडिया बिकते हैं, तो आपने क्या करा कि हर स्टेट में अपना एक एजेंट बनाया और उसको आप माल बेचते हैं। एजेंट कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो आप उसे ऑल्टरनेटिव स्कीम देते हैं कि वो जो क्या करेगा, गुड्स को अपने पास रखेगा शोरूम पर और जब गुड्स बिक जाएंगे तो अपनी कमीशन काट के बैलेंस पैसे वो प्रिंसिपल को भेज देगा। ये असल में अकाउंट्स में है कंसाइनर कंसाइनी अकाउंट्स। कंसाइनर कंसाइनी अकाउंट्स किया आपने अकाउंट्स में? नहीं किए, कोई नहीं। पहले कंसाइनर कंसाइनी अकाउंट्स का कंसेप्ट होता है जिसमें एक बंदा अपने माल भेजता है दूसरे को, तो दूसरे पर्सन जिसके पास गुड्स आते हैं उसे कंसाइनी कहते हैं। जब वो माल की सेल कर देता है तो वो अपनी कमीशन काट के बैलेंस पैसे कंसाइनर के पास भेज देता है। तो कंसाइनर एंड कंसाइनी आर प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो इस केस में अगर जब प्रिंसिपल गुड्स को सप्लाई कर रहा है एजेंट को विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको भी सप्लाई माना गया। मतलब बेशक उसमें गुड्स के पैसे नहीं मिलेंगे प्रिंसिपल को, लेकिन जीएसटी पे करना पड़ेगा उसे। जब एजेंट उसकी आगे सप्लाई करेगा तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें फोर्थ पार्ट है शेड्यूल 1 का, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम हिज एस्टेब्लिशमेंट्स located outside India without consideration in the course or furtherance of business shall be treated as supply। तो इसमें ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम उस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं जो इंपोर्ट है, और इंपोर्ट किस चीज़ का है? सर्विसेज का है। और इंपोर्ट होता है नेचुरल है, बाहर से होगा, इंडिया के बाहर से। लेकिन इंडिया के बाहर से कौन सप्लाई कर रहा है? जो इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है उसका कोई रिलेटेड पर्सन या उसी की कोई एस्टेब्लिशमेंट। तो अगर रिलेटेड पर्सन से आप कोई सप्लाई मंगाते हैं इंडिया में और उसके ऊपर पैसे भी नहीं देते, लेकिन वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो उस ट्रांजेक्शन को भी सप्लाई माना जाएगा। इज इट क्लियर? सप्लाई मानने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे रिलेटेड पर्सन ने भेजी और पैसे भी नहीं लिए हैं तो मैं इसके ऊपर जीएसटी नहीं दूंगा। तो उसकी वैल्यू निकाली जाएगी और उसके ऊपर जीएसटी पे करना होगा। शेड्यूल 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब आप सप्लाई तो कर रहे हो, अब उसमें कुछ कंपोनेंट हो सकता है गुड्स का और कुछ कंपोनेंट हो सकता है सर्विसेज का। तो क्वेश्चन अराइज होगा कि इसको हम पूरी वैल्यू एक है तो उस वैल्यू को हम क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे? मतलब जीएसटी रेट किसका लगेगा? गुड्स का लगेगा कि सर्विसेज का लगेगा? तो शेड्यूल 2 के अंदर ये ट्रांजेक्शन्स गिवन है आपको, ये समझते हैं। तो इसमें बड़ी लॉजिकली बात समझनी है कि अगर किसी चीज की ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, अगर किसी गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। और अगर किन्हीं गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, सिर्फ राइट ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। तो पहले में ये लिखा ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। टाइटल का मतलब जो ओनरशिप शो करता है। तो अगर गुड्स की सेल हो रही है तो टाइटल ट्रांसफर हो गई। अब क्या गुड्स का कोई टाइटल होता है? जो सेल बिल होगा वही टाइटल हो गया ना, वही टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, तो वो मानी जाएगी सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन अगर आप गुड्स आपने सपोज करिए आपके पास गोल्ड था और आपने उसे ज्वेलर को गिरवी रख दिया, मतलब प्लेज कर दिया, तो आपने उस केस में उसकी फिजिकल पोजीशन दे दी। क्या दे दी?
फिजिकल पोजीशन दे दी उसकी, क्या वो ओनरशिप भी दे दी आपने उसको? ओनरशिप तो नहीं की ना, सिर्फ एक राइट मिल गया लेंडर को, जिसने आपके गुड्स को प्लेज किया है कि वो आपको कुछ पैसा देगा, उस पर इंटरेस्ट लेगा। जब आप उसका इंटरेस्ट और लोन वापस कर दोगे तो गुड्स आपको वापस आ जाएंगी, ज्वेलरी वापस आ जाएगी, गोल्ड वापस आ जाएगा, राइट? तो उसको हम कहेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये चीज ध्यान रखना है, जहाँ पे राइट इन गुड्स ट्रांसफर होता है उसे हम कहते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। अब कई बार गुड्स हम एग्रीमेंट तो कर लेते हैं बेचने का, लेकिन कहते हैं हम देंगे 1 महीने बाद। हमने एग्रीमेंट किया, माल बेचते हैं, हमने एग्रीमेंट कर लिया कि हम गुड्स सप्लाई करेंगे, लेकिन अभी बने ही नहीं गुड्स आप मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करोगे, तो मतलब एक फ्यूचर डेट को सप्लाई करोगे, तो उसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस? ओनरशिप ट्रांसफर होगी ना, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, सिंपल लॉजिक। फिर सेकंड पार्ट है इसमें लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को अगर आप किराए पे देते हैं तो उसको सर्विस माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। इस चीज को ध्यान रखना है, या सिर्फ लैंड देते हैं किराए पर, या सिर्फ बिल्डिंग देते हैं, या दोनों देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। थर्ड पार्ट है ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस का मतलब, जैसे सपोज करिए आप टेलर हैं, आपने शर्ट बनाई या सूट बनाया, और उसके बाद आपने उसे एक जॉब वर्कर को दे दिया कढ़ाई करने के लिए। कढ़ाई करके जॉब वर्कर ने वो सूट वापस आपको दे दिया, फिर आपने उसको सेल कर दिया। तो जो काम जॉब वर्कर ने किया आपके कपड़ों पर, उसे क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस? सप्लाई ऑफ सर्विस, यही बताया। तो अगर किन्हीं गुड्स पर कोई पर्सन प्रोसेसिंग करता है तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। फिर फोर्थ आइटम है इसमें ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। बिजनेस एसेट्स का मतलब यहाँ पर है कैपिटल गुड्स या फिक्स्ड एसेट्स। तो अगर आप गुड्स को किसी को देते हो, तो वही क्वेश्चन आ गया जो पहले था हमारा परमानेंट ट्रांसफर में, जहाँ हमने उसको क्या माना था, सप्लाई। तो वही चीजें इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे जब आप गुड्स किसी को दे देते हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि उसके ऊपर आईटीसी लगाना ही है, इसलिए इसको सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानेंगे। लेकिन अगर आप गुड्स देते हो, अपने बिजनेस के गुड्स किसी को प्राइवेट यूज के लिए देते हो कुछ टाइम के लिए, तो उसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। अब हो सकता है कि आप गुड्स के डीलर हैं, आप सप्लाई कर रहे थे, अचानक आपका टैक्सेबल पर्सन का कैंसिल हो जाता है सर्टिफिकेट, आपने नॉन कंप्लाइंस की जीएसटी में, और आपका सर्टिफिकेट क्या हो गया, कैंसिल। आप टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन से बाहर आ गए। या ऐसा हो सकता है कि जिन गुड्स में आप डीलिंग कर रहे थे पहले वो टैक्सेबल थे, अब गवर्नमेंट ने उनको एग्जेम्प्ट कर दिया, तो अब आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा लिया, तो आप टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन से बाहर आ गए। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा, जो भी कैपिटल गुड्स आपके रखे हैं, अगर उनके 5 साल पूरे नहीं हुए तो उस पर आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना होगा। गवर्नमेंट को किससे मतलब है, जीएसटी से। तो अगर आपने उस पर आईटीसी अवेल किया और आईटीसी अवेल करने के बाद 5 साल नहीं हुए पूरे, तो आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी वापस करना होगा। रूल वही है 5% पर क्वार्टर। अब फिफ्थ पॉइंट है इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो पता ही है आपको, लैंड एंड बिल्डिंग्स को कहते हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या आता है, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, टेक्निकल नो हाउ फीस, गुडविल। अब इन सब में डिफरेंस किया। पेटेंट्स किसे कहते हैं, इन्वेंशंस, और एक और शब्द है उसमें रजिस्टर्ड इन्वेंशंस, जिनके लिए आपको पेटेंट मिल जाता है। आपने एक टेक्नोलॉजी किसी ने तो पहले बनाई होगी मोबाइल फोन की, उसको उसने रजिस्टर करा लिया तो वो पेटेंट बन जाता है। उसके बाद उस टेक्नोलॉजी को वो जिसको परमिशन देगा वही यूज करेगा। तो नॉर्मली साइंटिस्ट करते हैं इन्वेंशंस,
लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं होते। अब किसी ने मोबाइल बनाने की टेक्नोलॉजी बनाई, लेकिन उसे वो यूज नहीं कर सकता, उसे मार्केट में बना नहीं सकता मोबाइल फोन, क्योंकि पैसा चाहिए। तो उसने डीलिंग करी कि वो अपना पेटेंट आपको 10 साल के लिए यूज करने के लिए देगा। तो बिजनेसमैन ने उसको यूज करके मोबाइल फोन्स बनाए। तो आपने अपना एक राइट दिया ना पेटेंट यूज करने का, तो उसको क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस? सप्लाई ऑफ सर्विस। अब कॉपीराइट किसे कहते हैं? कॉपीराइट्स होता है एनी राइट, एनी लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिकल वर्क और मेकिंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर और एनी फिल्म और ऑडियो। आपने कोई किताब लिखी, लिटरेरी वर्क। आपने कोई सॉन्ग लिखा, आपने कोई गाना लिखा, आपने कोई ड्रामा लिखा, आपने कोई ड्रामा वीडियो बनाई ड्रामे की, आपने कोई फिल्म बनाई, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, आपने कोई म्यूजिक एल्बम बनाई, तो ये हो गए आपके राइट। अच्छा, इधर एक खास बात है कि ये कॉपीराइट एक्ट में आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन कॉपीराइट एक्ट में नहीं भी रजिस्टर कराएंगे तो भी आपका वो परमानेंट राइट रहेगा। उसमें अगर कोई उसको यूज करता है आपकी विदाउट परमिशन के, तो आप उस पे केस फाइल कर सकते हैं। बस आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने उस काम को पहले किया था। क्लियर? और तीसरी चीज होती है ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स किसे कहते हैं? जो मार्क्स होते हैं जो कि किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी कंपनी का लोगो हो गया, ठीक है, या जैसे लक्स साबुन या कोई और सोप होता है, पेप्सोडेंट, ये सब क्या ब्रांड नेम है, तो ये सब के मार्क्स हैं। जब आप इसे रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करा लेते तो वो बन जाता है ट्रेडमार्क। तो मार्क्स का रजिस्टर कराना जरूरी है, इन्वेंशन का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, कॉपीराइट्स में जरूरी नहीं है। क्लियर? तो जब आप इनको यूज करने की परमिशन किसी को देते हैं तो वो क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। इसी में देखिए आगे लिखा हुआ है टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। इसी तरह से आईटी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, इनहांसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन को माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। अब एक और चीज इन्होंने अलग से लिख दी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी होगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रॉमिस ये भी हो सकता है ना, एक तो ये होता है कि कोई काम करना है और एक होता है कि ये काम नहीं करना, ये भी तो एक काम होता है ना, प्रॉमिस होता है। तो वो एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रेफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, इनको भी क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। तो अगर आप कोई काम करने से रुकते हैं कि आपने एक जगह पे शॉप लेके बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपका कंपटीटर कहता है आप यहाँ पे मत करो, मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ, आप 5 साल तक यहाँ पे बिजनेस नहीं करोगे, तो वो गया रेफ्रेनिंग फ्रॉम एन एक्ट। तो उसके लिए जो आपको 5 लाख मिले वो भी क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस, और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, राइट? और लास्ट में लिखा है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, उसको भी सप्लाई माना जाएगा। और 6th पार्ट में है कंपोजिट सप्लाईज, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को नीचे डिफाइन किया है, जब आप कोई बिल्डिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या बिल्डिंग की रिपेयर के लिए, रिनोवेशन के लिए, क्या किसी मशीन की इरेक्शन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, फिटिंग आउट के लिए, ऑल्ट्रेशन के लिए, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, जहाँ पे मटेरियल के साथ में लेबर भी इन्वॉल्व है, तो उसको हम कहते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसे सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा, उसे माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर आप कोई फूड आइटम्स या ड्रिंक सप्लाई करते हैं तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये दोनों थोड़े से डिफरेंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इज दिस क्लियर? शेड्यूल 2 में क्लैरिटी दे दी कौन सी ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे,
कौन सी ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ताकि जीएसटी रेट कौन सा लगाना है ये क्लियर रहे। सो शेड्यूल 2 इज कंप्लीट नाउ। अब हम आते हैं शेड्यूल 3 पर। शेड्यूल 3 में इसको हम नोट कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, एग्जेम्प्टेड गुड्स। कौन से गुड्स की सप्लाई और कौन से सर्विसेज की सप्लाई को सप्लाई नहीं माना जाएगा, मतलब गवर्नमेंट ने छूट दी कि इनको हम इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे, राइट। इसको हम नेगेटिव लिस्ट भी कहते हैं। शेड्यूल 3 को हम नेगेटिव लिस्ट भी कहते हैं। तो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स या सप्लाईज को माना गया है एग्जेम्प्टेड? तो पहला है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। तो जब आप किसी के पास जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपको तनख्वाह मिलती है, तो क्या उस तनख्वाह पे जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है, इसलिए नहीं लगेगा। अगर शेड्यूल 3 में नहीं लिखा होता तो सैलरी पर भी जीएसटी लगता। क्लियर हो गई? तो ये एक तरह से इस तरह से समझना होता है एक्ट को। सेकंड लिखा है सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब आ गए। तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो सर्विसेज देते हैं उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। फिर तीसरा इन्होंने लिखा, तीसरे के 3 पार्ट हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, मेंबर्स ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज, वो कोई भी सर्विसेज परफॉर्म करते हैं, फंक्शन करते हैं अपनी एज कैपेसिटी ऑफ मेंबर, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्टेड है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लोग कोई पोस्ट होल्ड करते हैं, जैसे गवर्नर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, तो वो जो पोस्ट होल्ड करते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर भी उनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह से आप किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी बॉडी में आप चेयरपर्सन हैं, मेंबर हैं, डायरेक्टर हैं, जो बॉडी या इंस्टीट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, लोकल अथॉरिटी ने बनाया, तो उसके ऊपर जो आप ड्यूटीज करते हैं एज चेयरपर्सन, मेंबर या डायरेक्टर, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्टेड है। चलिए, फोर्थ टाइप ऑफ सर्विसेज हैं फ्यूनरल, बोरियल, क्रीमेटोरियम और मॉर्चरी। ये तो समझते ही हो, किसी की डेथ होने पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, यहाँ तक कि उसका ट्रांसपोर्टेशन भी, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिफ्थ क्लॉज इज सेल ऑफ लैंड। लैंड की सेल पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उस केस में आपको पता ही है स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। और सेल ऑफ बिल्डिंग के ऊपर भी जीएसटी नहीं है, सेल ऑफ बिल्डिंग पे नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्डर हो और आपने पैसे लिए और फ्लोर वाइज बेच रहे हो, तो फिर जीएसटी एप्लीकेबल है। आपने लैंड खरीदी, खुद बिल्डिंग बनाई, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद आप उसे बेचना चाहते हो, तो फिर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आपने बनाते हुए कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने से पहले एडवांस ले लिया कस्टमर से, बायर से, तो फिर जीएसटी एप्लीकेबल है। सिंपल रूल याद रखना, बिल्डिंग की कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद आपने एडवांस लिया तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? फिर 6 पॉइंट में एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं डेटर्स। जब आप क्रेडिट सेल करते हैं तो एक्शनेबल क्लेम्स पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, क्रेडिट सेल करने के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग और सिमिलर एक्टिविटीज पर जीएसटी एप्लीकेबल है, क्योंकि लिखा है ना अदर देन, मतलब वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, उनके ऊपर जीएसटी है। और 7th पॉइंट है आपका सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू द टैक्सेबल टेरिटरी। अब टैक्सेबल टेरिटरी क्या है? पूरा इंडिया टैक्सेबल टेरिटरी है, लेकिन इंडिया में भी कुछ प्लेसेस इन्होंने बताया ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को टैक्सेबल टेरिटरी नहीं मानते।
तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर एक यूनिट से दूसरी यूनिट के अंदर गुड्स जा रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। या आपने फॉरेन कंट्री में इंग्लैंड से माल खरीदा और उसको यूएस में सप्लाई कर दिया, इंडिया में नहीं आए गुड्स, तो वो भी क्या हो गया, विदाउट एंटरिंग इनटू टैक्सेबल टेरिटरी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। समझ में आ गई बात आपको? देन 8th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है आपका, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। अब ये चीज कस्टम्स के रेफरेंस में इन्होंने बताई है। कस्टम्स एक्ट में क्या होता है, जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होती है, साथ के साथ जीएसटी भी पे करना है। तो जब आप गुड्स को इंडिया में लाते हैं कि इंडिया में उसे बेच पाए, तो उसे आप ड्यूटी पे करेंगे, फिर आप उन गुड्स को इंडिया में ला पाएंगे। उसको कहते हैं क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। लेकिन आप सपोज करिए गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करते हैं इस पर्पज से कि उसको बाद में एक्सपोर्ट कर देंगे, और आप ड्यूटी नहीं देना चाहते इंपोर्ट के टाइम पर, तो आप गवर्नमेंट ने कुछ वेयर हाउस डिफाइन किया है, वहां पे गुड्स को रखवा दीजिए। या फिर आपने रॉ मटेरियल बाहर से मंगाया कि उसे प्रोसेसिंग करेंगे इंडिया में और फिर एक्सपोर्ट कर देंगे फाइनल गुड्स, तो आप वेयर हाउस में रॉ मटेरियल रखवा सकते हैं। तो वेयर हाउस का मतलब कोई छोटा सा वेयर हाउस नहीं है, बहुत बड़ी लोकेशन, जो आपकी फैक्ट्री भी हो सकती है जहाँ पे आपने करना है, लेकिन ये होगी कस्टम्स एरिया में। तो वहां से अगर आप गुड्स किसी को देते हैं, जैसे जॉब वर्क के लिए दिया, इंडिया में नहीं ला रहे, इंडिया में होम कंजम्पशन के लिए नहीं ला रहे गुड्स को, तो सप्लाई के ऊपर जो आपने जॉब वर्कर को दिया तो वापस आएंगे आपके पास, तो सप्लाई पर वो नेगेटिव लिस्ट है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। समझ में आई बात आपको? तो इंडिया में बेचने से पहले पहले आप वेयर हाउस में, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर? नेक्स्ट इज, अब ये और भी ज़्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए, ये भी कस्टम्स एक्ट से लिया है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू अनदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। अब इसको ऐसे समझो कि सपोज करो बॉम्बे में एक कस्टमर ने गुड्स मंगाए लंदन से, 1 जनवरी को ऑर्डर दिया, उसने गुड्स को सप्लाई कर दिया, वो पहले इंडिया में कहाँ आएंगे, कस्टम स्टेशन तक आएंगे। सपोज करो उसको आने में 1 महीना लगा, कस्टम स्टेशन पर आने के बाद उसकी ड्यूटी पे होगी, तभी आप उसे इंडिया में ला सकते हो। अब वो गुड्स आ रहे हैं बाय शिप, तो गुड्स का टाइटल क्या है, गुड्स के डॉक्यूमेंट्स कौन से, जो उसका टाइटल रिप्रेजेंट करेगा, वो है शिपिंग बिल, जो शिप का मालिक है इंपोर्ट करने वाले को भेजेगा, एक्सपोर्ट करने वाला लेगा और उसको किसको देगा, इंपोर्ट करने वाले को। इंपोर्ट करने वाला इंडिया में तभी तो गुड्स को रिलीज करा पाएगा जब उसके पास शिपिंग बिल होगा कि उसने ये माल मंगाया है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है, जब माल यूएस से या लंदन से इंडिया आ रहा है, उसमें 1 महीना लगता है, इंडिया में आने से पहले, क्लियरेंस कराने से पहले, क्या वो इंडिया का इंपोर्टर उस माल को बेच सकता है कि नहीं? बेच सकता है, उसका राइट है। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, तो इन सारी सेल के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। कब तक नहीं लगेगा? जब तक कोई पर्सन उनको क्लियर नहीं करा लेता होम कंजम्पशन के लिए। तो इसका मतलब अगर कोई पर्सन इंपोर्ट करता है और उसके बाद इंडिया में गुड्स को क्लियर कराने से पहले उनकी कितनी भी बार सेल हो सकती है, उन सभी सेल पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो थोड़ी सी